नमस्कार, बहुत स्वागत आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 20 से 22 जून तक पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में कई धार्मिक, सामाजिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस दौरे का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद बढ़ाना है। पंजाब बीजेपी के महासचिव अनिल सरीन के अनुसार नितिन नबीन 20 जून को अमृतसर पहुंचेंगे। दौरे की शुरुआत वो श्री हरमिंदर सिंह साहिब में मत्था टेक कर करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि वो जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ मंदिर का भी दौरा करेंगे। इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे। अमृतसर प्रस्ताव के बाद आपको बता दें कि नितिन नबीन जालंधर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकें भी प्रस्तावित हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस दौरे को कार्यकर्ताओं ने नया उत्साह पैदा होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नितिन नबीन जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। योग दिवस समारोह में वहां वो लोगों को स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देंगे और योग के महत्व पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद वो लुधियाना जाएंगे, जहां दुर्गी रोड स्थित जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पार्टी के लिए ये कार्यालय आपको बता दें कि संगठनात्मक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र वो रहने वाला है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लुधियाना में नितिन नबीन उप मंडल प्रभारियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने पर वो चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। शाम के समय वो उद्योगपतियों और कारोबारियों के समुदाय से उनके प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी नेतृत्व पंजाब में व्यापारिक वर्ग के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दौरे के अंतिम दिन 22 जून को नितिन नबीन सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों और इसी के साथ पूर्व विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो युवा प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और पार्टी की भावी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। नितिन नबीन एक युवा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां युवाओं को पार्टी से जोड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही वो राज्य पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और आपको बता दें कि बीजेपी पंजाब कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। पंजाब बीजेपी का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा संगठन को नई ऊर्जा देगा। पार्टी नेताओं के अनुसार इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच वो मजबूत होगी। साथ ही आगामी रणनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी नेतृत्व इस दौरे को पंजाब में संगठनात्मक विस्तार और जनसंपर्क अभियान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि नितिन नबीन के 3 दिवसीय कार्यक्रम से राज्य में संगठन को और मजबूती वो मिलेगी। तो किस तरीके से धार्मिक स्थलों पर तो मत्था टेकेंगे, लेकिन साथ ही योग दिवस में भी वो शिरकत करेंगे और स्वस्थ जीवन अपनाने की एक प्रेरणा लोगों के मन में वो देंगे। लेकिन बहरहाल आपको बता दें, बात अगर एनटीए की करें, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पीजी की जो री एग्ज़ाम है, यानी कि पेपर लीक के बाद अब जो फिर से एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है, उससे पहले 20 जून को यानी कि आज के दिन पूरे देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करी जाएगी। एजेंसी का उद्देश्य परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करना है। एनटीए ने कहा है कि री एग्ज़ाम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा को यहाँ पे तृतीय बनाने के लिए व्यापक इंतजाम वो भी किए गए हैं। एनटीए के अनुसार ये मॉक ड्रिल परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीय सामग्री की आवाजाही और इसी के साथ निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही या प्रशासनिक समन्वय है, उसकी जांच के लिए ये आयोजित की जा रही है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की तकनीक या फिर प्रशासनिक बाधा वो तो सामने निकल कर नहीं आ रही है। री एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में देश भर के आपको बता दें कि 551 शहर और विदेश के 14 शहरों में स्थित केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी वो शामिल होंगे। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली ये देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। एजेंसी ने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार, या यूं कहें कि जो भी उम्मीदवार है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको यहाँ टाइम में पात्र हैं,
उन्हें शाम 6:20 तक जो है परीक्षा देने की अनुमति जो है वो रहेगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए जो है विभिन्न एजेंसियों और प्रशासनिक इकाइयों के बीच आपको बता दें कि यहाँ जो है व्यापक समन्वय स्थापित किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी के लिए आपको बता दें कि 674 यानी कि 650 से ज़्यादा कॉरिडोर्स जो है वो या यूं कहीं कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं जो अपने अपने शहरों में जो है संपूर्ण व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर स्वतंत्र निष्पक्ष जांच और इसी के साथ निगरानी बढ़ाने के लिए भी जो है यहाँ पर तकरीबन 6,669 ऑब्जर्वर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सेंटर सुप्रिटेंडेंट और इसी के साथ इन्विजिलेटर भी जो है वो नियुक्त किया गया है, जो परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारित और दिशा निर्देशों के अनुसार यानी कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके अनुसार संचालित करेंगे। सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। एनटीए के मुताबिक जिला प्रशासन, पुलिस बल और गोपनीय प्रश्न पत्र सामग्री सुरक्षित वाहनों के जरिए जो है वो यानी कि पूरे सुरक्षित परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी सुचारू है कि उसके लिए जो है विशेष एस्कॉर्ट टीमों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील सामग्री को सुरक्षित तरीके से केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सभी स्तरों पर जो है निगरानी रखी जाएगी। एजेंसी ने बताया है कि परीक्षा को पूरी निष्पक्षता और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये कर्मचारी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों के प्रवेश, निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं को संभालेंगे। हाल ही के वर्षों में आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बाद अब सुरक्षा निगरानी या यूं कहें कि सुरक्षा और निगरानी पर जो है विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कारण मॉक ड्रिल के माध्यम से परीक्षा दिवस और अभ्यर्थियों का पूर्व प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है ताकि किसी की संभावित चुनौती को जो है समय रहते समाधान उसका किया जा सके। एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक माध्यम से ही प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें और परीक्षा से जुड़ी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। एजेंसी का कहना है कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और इसी के साथ सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब देश भर के लाखों अभ्यर्थियों की नज़र 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम पर टिकी हुई है, जिसके जरिए उन्हें मेडिकल शिक्षा में जो है प्रवेश का अवसर मिल पाएगा। तो किस तरीके से आपको बता दें 22 लाख से अधिक जितने भी मेडिकल के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब एक बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आज पूरे देश भर में आयोजन जो है वो होने जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में रही है, अब यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उसके सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार यानी कि मौजूदा भाजपा की जो दिल्ली सरकार है कि विभिन्न विभागों में जारी टेंडर को लेकर कई सारे गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग समेत कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें टेंडर प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं और कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में दर्ज एक एफआईआर ने उन्होंने इन आरोपों को जो है गंभीर बना दिया है। सौरभ भारद्वाज ने 18 जून को लक्ष्मीनगर थाने में दर्ज एक एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि इसके प्रति सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रस्तुति हो रही है। उनके अनुसार ये शिकायत श्वेता अरोड़ा नामक महिला ने दर्ज कराई है जो राजीव अरोड़ा की पत्नी है। उन्होंने दावा किया है कि शिकायत में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें भाजपा और दिल्ली सरकार के करीबी बताया जा रहा है। आप नेता ने आरोप लगाया कि एफआईआर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े टेंडरों के कथित कमीशन की मांग का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं तो बेहद गंभीर मामला ये हो सकता है और इसकी निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। उनका कहना था कि जनता के पैसों से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग विभागों के टेंडर्स को जो है वो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कावड़ प्रबंधन, अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और इसी के साथ सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कार्यों के टेंडर में जो है यहाँ पर नियमों और तकनीकी शर्तों में बदलाव किए जाने की शिकायतें जो हैं वो मिल रही थी। उनके अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुँचाना हो सकता है। उन्होंने दावा किया है या यूं कहें कि जब मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी तो ये कहा गया और इस तरह की खबरें जो है वो लगातार सामने आई हैं और सरकार को इन आरोपों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। ये बात यहाँ पे सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है तो सरकार को सभी तथ्यों का जो है सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के आवास को लेकर भी उठे सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संजीव झा लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं और जिस कॉलोनी में उनका निवास है वहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यदि सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उसे सभी मामलों में एक समान नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की
चयनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष बनाए रखने की मांग की है। आप नेताओं ने दोहराया है कि टेंडरों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों और एफआईआर में लगाए गए दावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों के बीच किसी प्रकार का भ्रम या भय ना रहे। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि आरोप निराधार पाए जाते हैं तो सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आपको बता दें कि उनका कहना था कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जो है एक मूलभूत सुविधा है और आवश्यकता है। फिलहाल सौरभ भारद्वाज के आरोपों के बाद आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में टेंडर प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर नई बहस जो है वो छिड़ गई है। अब सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार सरकार की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है, सरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया इसमें दे सकती है और संभावित जांच प्रक्रिया पर आखिरकार क्या कुछ चीजें सामने निकलकर आ सकती हैं। तो किस तरीके से टेंडर में अनियमितताओं को लेकर आखिरकार जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, एक एफआईआर के बाद सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े किए और सरकार को घेरने का प्रयास किया है। क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, टेंडरों के अंदर भ्रष्टाचार की खबरें लगातार अलग अलग अखबारों के अंदर छप रही हैं। चाहे वो टेंडर कावड़ के प्रबंधन में लगने वाले टेंट हाउसों के टेंडर हों, वहाँ गंभीर आरोप लग रहे हैं। चाहे वो टेंडर अस्पतालों, डिस्पेंसरियों के अंदर दवा, उपकरण, चादर आदि के संबंधित हों, उसमें लगातार आरोप लग रहे हैं। चाहे वो टेंडर जल बोर्ड के हों, उसमें लगातार आरोप लग रहे हैं। और आरोप हर बार इस तरीके के लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन टेंडर्स की स्पेसिफिकेशंस के अंदर बदलाव करके अपने चुनिंदा ठेकेदारों को करोड़ों रुपए की बंदरबाट की जा रही है। कल शाम से ये एफआईआर व्हाट्सएप पे घूम रही है और ज्यादातर लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, इस एफआईआर को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब ये एफआईआर मेरे पास आई तो इस पे लिखा हुआ था फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, और मेरे पास खुद व्यक्तिगत तौर पे कई अलग अलग स्रोतों से ये एफआईआर आई। मैंने पूछा किसने भेजी, कह रहे भैया भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भेजी, बीजेपी के लोग भेज रहे हैं इस एफआईआर को। हमने पता कराया एफआईआर में है क्या भाई। एफआईआर बड़ी दिलचस्प है। एफआईआर लक्ष्मी नगर थाने के अंदर दर्ज हुई है 18 तारीख को, यानी कि कल। मामला बताया जा रहा है, इस एफआईआर के अंदर जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई है वो किसी श्वेता अरोड़ा ने दर्ज कराई है, जो कि पत्नी है राजीव अरोड़ा की। और उन्होंने इस एफआईआर के अंदर शिकायत जो दर्ज कराई है, उसमें जिन लोगों के ऊपर शिकायत दर्ज कराई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के काफी नजदीक लोग बताए गए हैं। एक का नाम है पंकज जैन, दूसरे का नाम है प्रदीप। पंकज जैन हमने थोड़ा फेसबुक वगैरह में देखा तो वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ट्रेजरर रहे हैं पहले। आपने सुना किस तरीके से यहाँ जो है आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।